बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इनलैंड एलसी वर्सेस इंटरनेशनल एलसी। इनलैंड एलसी जिसे लोकल एलसी भी कहा जाता है, उसको हम कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल एलसी के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनलैंड एलसी वर्सेस इंटरनेशनल एलसी, इनको हम कंपेयर करने से पहले इंटरनेशनल एलसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं ताकि फिर हमें कंपैरिजन में आसानी रहे। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल एलसी इसलिए ओपन की जाती है, इसमें इसलिए वर्किंग की जाती है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है तो लेक ऑफ ट्रस्ट होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। दोनों डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। एक्सपोर्टर विदाउट पेमेंट शिपमेंट देने को तैयार नहीं होता और इंपोर्टर शिपमेंट लिए बगैर पेमेंट करने को तैयार नहीं होता। तो इस जो लेक ऑफ ट्रस्ट है, इसको खत्म करने के लिए, इस पेमेंट को और शिपमेंट दोनों को सिक्योर करने के लिए ये इंटरनेशनल एलसी ओपन की जाती है, जिसमें एक बैंक इन्वॉल्व होता है। वो इंपोर्टर के बिहाफ पर एलसी ओपन करता है, एक्सपोर्टर उस एज पर एलसी शिपमेंट करता है और फिर पेमेंट बैंक टू बैंक आ जाती है। तो ये तो इंटरनेशनल एलसी का जो उसकी मेन रीजन है ये हो गई, और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब इंडियन एलसी की बात होती है तो इंडियन एलसी में क्या प्रॉब्लम आती है, यानी क्यों बायर और सेलर इनलैंड एलसी यानी एक ही कंट्री के अंदर या लोकल एलसी क्यों ओपन करते हैं, जब दोनों एक ही कंट्री के अंदर हैं, एक ही सिटी के अंदर हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि दोनों के जो मिल्स हैं या जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो दोनों ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है उनके, एक साथ मिले भी हो सकते हैं और मेन ऑफिस भी उनकी एक ही सिटी में होती है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लोर के ऊपर दोनों के ऑफिस होते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, हो सकता है वो अच्छे दोस्त भी हों, लेकिन फिर वो एलसी पे क्यों काम करते हैं। इसमें जो लेक ऑफ ट्रस्ट है वो तो है ही नहीं है, कैश के ऊपर काम करें। तो यूजली तो आप देखते हैं कि इसमें कैश के ऊपर ही काम होता है, लेकिन कभी इनलैंड एलसी की जरूरत भी आ जाती है। वो ऐसा होता है कि जब जो बायर होता है उसको डिलीवरी चाहिए क्रेडिट के ऊपर, यानी वो चाह रहा है कि वो 30 दिन के या 60 दिन के या 90 डेज के ऊपर क्रेडिट के ऊपर माल ले। अब जो सप्लायर है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतने दिनों का क्रेडिट दे सके। सपोज एक यूनिट है, निटिंग यूनिट है, वो यान परचेज करता है। तो यान परचेज करते करते जब वो कैश पे कर रहा है, अब उसको जरूरत पड़ी है, उसने कहा जी मुझे 30 डेज के क्रेडिट के ऊपर आप मुझे कार्गो दें, मुझे मटेरियल जो है रॉ मटेरियल वो 30 डेज के क्रेडिट के ऊपर दे। अब जो सप्लायर है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो 30 डेज के क्रेडिट के ऊपर दे, उसको फौरी तौर पर पैसे चाहिए, पेमेंट फौरी तौर पर चाहिए। तो फिर ऐसी सूरत में इनलैंड एलसी या लोकल एलसी के ऊपर काम किया जाता है। वो ऐसे होता है कि जो बायर है वो अपने बैंक में एक रिक्वेस्ट भेजता है कि फलाम पार्टी के फेवर में एक मेरी इनलैंड एलसी या लोकल एलसी ओपन कर दी जाए। वो एलसी ओपन हो जाती है। वो जो सप्लायर है उस एलसी को लेने के बाद वहां से शिपमेंट कर देता है, डिलीवरी करता है, बाय ट्रक करता है, बाय ट्रेन करता है, जैसे भी पॉसिबल हो तो वो डिलीवरी कर देता है। इसके बाद जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवाइस है, पैकिंग लिस्ट है, या एक ट्रक की बिल्टी होती है, एक फॉर्मेलिटी सी होती है डॉक्यूमेंट्स की, और बिल ऑफ एक्सचेंज ये बना के अपने बैंक में सबमिट कर देता है और बैंक से कहता है कि जी मुझे इस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट डिस्काउंट दे दें, क्योंकि ये शिपमेंट जो है इसकी पेमेंट जो है वो 30 डेज के बाद आनी है। तो पेमेंट तो उसको फौरी तौर पर चाहिए, तो वो अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेता है ये डॉक्यूमेंट्स, बैंक उसको फौरी तौर पर पेमेंट कर देता है और डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक में भेज देता है। बायर अपने बैंक को एक्सेप्टेंस दे देता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मुझे एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट है। तो इसके बाद एक मंथ के बाद यानी 30 डेज के बाद वो उसको पेमेंट करेगा। 30 डेज के बाद बायर अपने बैंक को पेमेंट कर देता है। बायर का बैंक वो पेमेंट सप्लायर के बैंक को भेज देता है। सप्लायर के बैंक में जब वो पेमेंट आती है तो जो उसने
अपने क्लाइंट को जो क्रेडिट दिया होता है, अब वो यानी उसका जो खाता है, उसका जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाता है, पेमेंट आ जाती है, वो डॉक्यूमेंट रिटायर कर दिए जाते हैं। इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में या एक्सपोर्ट की लैंग्वेज में रिटायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स रिटायर कर दिए जाते हैं, और अब जो डिस्काउंट दिया होता है उसने जिस रेट के ऊपर, जो उस वक्त मार्कअप रेट चल रहा था, उसके हिसाब से मार्कअप उसे चार्ज कर लेता है, यानी 30 दिन का मार्कअप चार्ज कर लेगा जिस पार्टी को उसने डिस्काउंट दिया था 30 दिन का। तो 30 दिन का मार्कअप चार्ज कर लेगा। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो रेट होता है, जो बाइंग रेट होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये दोनों पार्टियों को पता होता है, एक्सपोर्टर को भी, इंपोर्टर को भी। यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर तो नहीं आप कह सकते, बायर और सेलर, क्योंकि लोकल एक ही कंट्री के अंदर हो रहे हैं, काम हो रहा है, तो उसमें वो बायर और सेलर कहलाएंगे। दोनों को पता होता है कि इसमें थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जारी बात है क्रेडिट के ऊपर दे रहे हैं, तो बैंक को फ्री में तो काम नहीं करता, फ्री में तो पैसे नहीं देगा। तो बैंक एक मामूली सा मार्कअप ले लेगा 30 दिन का, और इस तरह ये डॉक्यूमेंट रिटायर हो जाती हैं और ये सिलसिला एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट शिपमेंट जब होती है तो फिर वो इसी तरह होता है, फिर वो एक एलसी ओपन करता है और यही प्रोसेस चलता है। तो ये इनलैंड एलसी इसलिए ओपन की जाती है, जबकि इंटरनेशनल एलसी की रीजन ये होती है कि लेक ऑफ ट्रस्ट होता है दोनों का। तो पेमेंट और शिपमेंट दोनों को सेव करने के लिए इंटरनेशनल एलसी ओपन की जाती है, लेकिन इनलैंड एलसी या लोकल एलसी क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट के ऊपर कार्गो लेने के लिए, माल लेने के लिए ये बायर ओपन करता है। और सेलर जो है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो क्रेडिट दे सके, तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक के पास दे जाकर बैंक से डिस्काउंट ले लेता है, फौरी तौर पर पेमेंट ले लेता है, और इस तरह ये काम होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।